नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। आप जुड़ चुके हैं पीछे से वाला से। अब तक जो आपने देखा वो था कि किस तरीके से बाजीराव ने संपूर्ण उत्तर भारत को अपने झंडे के नीचे दबाने की कोशिश की, लेकिन बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है मराठा, और मराठा जो है हम पढ़ रहे हैं उसे क्षेत्रीय राज्यों के क्रम में। तो जब हम उत्तर मुगल काल पढ़ रहे थे तो क्षेत्रीय शक्तियां जो उभर रही हैं उसमें हम मुख्यतः बंगाल, अवध और हैदराबाद के बारे में बात कर चुके हैं। जो नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो हम बात कर रहे हैं उसमें मराठा के बारे में। मराठा में मैंने अब तक समझाया है कि किस तरीके से शिवाजी से लेकर और शाहू जी तक राजा बनते हैं और एक नए पेशवा पद की यहाँ पर उत्पत्ति होती है खेड़ा के युद्ध के बाद। क्योंकि खेड़ा का युद्ध 1707 में जब हुआ तो उसके बाद एक नए पद यानी पेशवा पद की उत्पत्ति होती है, और 1713 में पेशवाई का पद बालाजी विश्वनाथ को दे दिया जाता है। फिर उनके बाद यही पद उनके बेटे को भी जाता है पेशवाई का, बाजीराव फर्स्ट, जिसे बाजीराव मस्तानी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और 1720 से 1740 तक बाजीराव इस पद पे रहते हैं, लेकिन 1740 में बाजीराव की हो जाती है मृत्यु। तो उनका जो बेटा था जिसका नाम था बालाजी बाजीराव, उसे इस पद पर बिठाया जाता है। बालाजी बाजीराव को आगे बढ़ाने से पहले हमें थोड़ा सा फैमिली का बैकग्राउंड समझना होगा, और वो ये है कि बालाजी विश्वनाथ के जो दो बेटे थे, जिसमें एक थे बाजीराव और दूसरे थे चिम्मा अप्पा। क्या नाम था? चिम्मा अप्पा। दरअसल चिम्मा अप्पा के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सदाशिव राव। इसको आप लिख लें, सदाशिव राव। और इन्हीं का नाम सदाशिव राव भाऊ भी है। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होगी तो उसमें इन्हीं की मृत्यु हुई थी, यानी यही मारे गए थे। आगे चलते हैं, थोड़ा यहाँ देखते हैं कि बाजीराव फर्स्ट के बाद, यानी बाजीराव फर्स्ट के जो हैं वो दो बेटे हुए। और दो बेटे कौन कौन? पहला रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, और दूसरा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। जो बालाजी बाजीराव हैं वो गद्दी पर बैठते हैं, और ये आपको दिखाया गया 1740 से 1761। क्लियर है? अब हम इनसे आगे देखते हैं। यहाँ तक बात पूरी क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अभी 1740 में जब ये गद्दी पर बैठे तो यहाँ पर कौन है? शाहू जी हैं, क्योंकि ये 1707 में गद्दी पर बैठ गए थे और इनकी होती है 1750 में मृत्यु। लेकिन तब तक हम इन्हें देखते हैं। संगोला की संधि होती है, तो इस संधि में इस पद को, यानी पेशवाई के जो पद को वंशानुगत बना दिया जाता है। मतलब कि अब जो बालाजी बाजीराव का जो बेटा आएगा वो ही पेशवा बनेगा। अब तक ऐसा नहीं था। अब तक क्या था? अब तक ये था कि जो व्यक्ति चाहे, कोई भी हो, उसमें जो राजा चाहेगा उसे पेशवा बना सकता है या उसमें अष्टप्रधान में रख सकता है। लेकिन पेशवा के केस में अब ऐसा हो गया, बाकी को छोड़ के, कि पेशवा वही व्यक्ति बनेगा जिसका वंशज आगे बढ़ता जाएगा। बालाजी बाजीराव का जो बेटा आएगा वही आगे पेशवा बन सकता है। तो ये संधि किस किस के बीच हुई? राजाराम और बालाजी बाजीराव के बीच हुई। राजाराम कौन? राजाराम साहू जी की मृत्यु के बाद जो गद्दी पे बैठा, उन दोनों के बीच ये संधि होती है कि आने वाले टाइम में जो भी पेशवा बनेगा वो किसके खानदान से होगा? बालाजी बाजीराव के खानदान से ही होगा, या तो इनका बेटा होगा या इनके खून से जो भी वंशानुगत होगा। ये बात यहां तक क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब ये राजाराम ने ऐसा क्यों किया? दरअसल राजाराम जो थे वो साहू जी के एडॉप्टेड सन थे, मतलब दत्तक पुत्र थे। क्योंकि साहू जी का अपना कोई बेटा नहीं था, ये शिवाजी द्वितीय के बेटे थे। मैंने आपको बताया था कि जब
खेड़ा का युद्ध हुआ था, तो उसमें ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय का साथ दिया था। साहू जी का साथ किसने दिया था? बालाजी विश्वनाथ ने। तो साहू जी गद्दी पे बैठे, लेकिन साहू जी कोई बेटा नहीं हुआ। उसके बाद शिवाजी को एक बेटा होता है जिसका नाम था राजा राम द्वितीय। तो साहू जी ने सोचा कि अब मेरे कोई बेटा नहीं तो उसकी गद्दी कौन संभाल सकता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई नहीं, इस व्यक्ति को ही हम बिठा देते हैं गद्दी पे। तो इस तरीके से इसको इन्होंने गोद ले लिया था कि जब मेरे बाद ये व्यक्ति यानी राजा राम द्वितीय को गद्दी मिल जाएगी। तो इसलिए अब धीरे धीरे जो पेशवा है वो क्या होता जा रहा है? शक्तिशाली होता जा रहा है, और वो इन गद्दी पर बिठाने में कोई रुकावट ना डाले, ये लालच इसलिए पेशवा को दिया गया था। बात क्लियर? तो अब छत्रपति का क्या रोल रह गया और पेशवा का क्या रोल रह गया, वो हमें समझना है। अब छत्रपति राज्य के जो है वो राज्य के संवैधानिक प्रधान होंगे, और जो राजनीति है पूरी वो कौन संभालेगा? वो पेशवा ही संभालेगी। अब पेशवा मुख्यतः पुणे में रहेंगे और सतारा में कौन रहेंगे? वो छत्रपति रहेंगे। क्लियर है? अब बालाजी बाजीराव को दूसरा नाम भी हम ले सकते हैं, और वो नाम कौन सा है? वो है नाना साहेब। क्या नाम है? नाना साहेब के नाम से भी बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। अब ये जब पेशवा बने थे बालाजी बाजीराव, तो ध्यान होगा आपको कि उस समय कौन था? उस समय तो साहू जी थे। तो जब ये साहू जी जिंदा थे तभी उन्होंने कह दिया था कि भाई सुनो पेशवा, मतलब बालाजी, देखो मेरे कोई बेटा है नहीं, तो जब ये राजा राम गद्दी पे बैठे तो उसमें कोई अड़चन मत डालना, और इसके लिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी व्यवस्था बिगड़ ना पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, ऐसा कभी नहीं होगा, और इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए, और वो ये है कि मेरा जो पद है वो वंशानुगत हो जाए, मतलब मेरे ही बेटे बनते चले जाएं। बोले ठीक है, ये संधि मेरे बाद राजा राम से कर लेना। और राजा राम को ये सामने जब ये बोल दिया तो बात खत्म हो गई। तो पेशवा के पद का वंशानुगत हो जाना कहाँ से शुरू हुआ? वो वहीं से हुआ कि साहू जी उन कोई बेटा नहीं था, तो अपने उत्तराधिकारी के लिए उन्होंने क्या किया कि जो ताराबाई का जो पोता था, क्या नाम था? पुत्र नहीं, ये क्या है? पोता, क्योंकि ताराबाई का पुत्र कौन था? शिवाजी, शिवाजी सेकंड। और शिवाजी सेकंड के कौन थे? राजा राम। तो उन्हें जब नियुक्त किया गया था तो इसकी स्वीकृति यानी इसकी जो सहमति है वो बालाजी बाजीराव ने दे दी थी। तो इसी से खुश होके साहू ने अपनी मृत्यु से पहले ही ये निर्देश दे दिया था कि जो पेशवाई का जो पद है उसे आगे वंशानुगत कर देंगे, यानी अब जो पेशवा उसको विस्थापित नहीं करेंगे। क्लियर है? ये पूरी बात को समअप कर देता हूँ। समअप क्या है कि पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है संगोला की संधि से। अब जो भी पेशवा आएगा वो बालाजी बाजीराव के वंश से ही निकल के आएगा। क्लियर? चलते हैं आगे। जब पेशवा की शक्ति मजबूत होती गई तो पेशवा ने अपना विस्तार भी शुरू किया, और इस विस्तार के क्रम में जब वो दक्कन की तरफ बढ़ रहा था तो हैदराबाद का जो निजाम है उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके विरोध को जब दबाया गया और उसे कई बार युद्धों में हराया, पहले भी जा चुका था, पालखेड़ा के युद्ध में हराया गया, फिर भोपाल की संधि भी उनसे की थी। तो इस बार उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसने सोचा कि मैं क्यों ना मराठों से संधि कर लेता हूँ, और इस संधि का नाम है झलकी की संधि। क्या नाम है? झलक दिखला जा नहीं, झलकी, झलक दिखला जा वाला गाना नहीं, झलकी की संधि। और वो क्या है? वो ये है 1752 में ये संधि हुई थी। कब? 1752 में। और वो किस किस के बीच? हैदराबाद का निजाम था और पेशवा बालाजी बाजीराव था। इस संधि में क्या हुआ कि बरार, जो मैंने आपको मैप में दिखाए थे, बरार का क्षेत्र, उसमें से आधा, बरार के क्षेत्र में से आधा क्षेत्र निजाम ने पेशवा को दे दिया, और पेशवा की सेना में गैर मराठों की भर्ती भी अब शुरू हो गई थी। पहले क्या होता था कि जितनी भी जो मराठी सेना थी उसमें केवल मराठी लोग ही रहते थे, लेकिन अब निजाम की सेना से भी व्यक्ति इसमें लिए जा सकते हैं और अन्य व्यक्ति भी इस सेना में शामिल हो सकते हैं। क्लियर?
यहां तक बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तो कहानी में एक नया हीरो आता है, जो उस टाइम अपने आप को हीरो समझ रहा था, हमारे हिसाब से वो विलन है। और इसका नाम था अहमद शाह दुर्रानी। क्या नाम था? अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली। आपको इसके बारे में, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक मूवी भी बनी थी जिसमें संजय दत्त और अर्जुन कपूर ने काम किया था। तो ये जो व्यक्ति है यानी अहमद शाह अब्दाली, इसका पहला भी इतिहास रहा था, और वो ये था कि जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था, आपको मैंने बताया था करनाल का युद्ध जब हुआ था, तो नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था भारत पे 1739 में, उस समय ये सेनापति बन के भारत में आया था। कौन? ये अहमद शाह अब्दाली। लेकिन जब नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, 1748 में नादिर शाह मर जाता है, तो उसका जो क्षेत्र है वो उसके जो सेनापति हैं और उसके जो वंशज हैं उनमें बढ़ जाता है। तो थोड़ा क्षेत्र इसको भी मिलता है, और ये अफगानिस्तान में अपने एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है जिसका नाम था दुर्रानी साम्राज्य। क्या नाम था? दुर्रानी साम्राज्य। क्योंकि इसका खुद का नाम भी दुर्रानी था, अहमद शाह दुर्रानी के नाम से जो जाता जाना जाता था। अब वो जो क्षेत्र था अफगानिस्तान वाला, वो पूरा नहीं था, मतलब उससे इसकी सेना का भरण पोषण नहीं हो पाता था, इसलिए इसने अपने क्षेत्र को विस्तारित करने की बात सोची। और उसमें भारत का जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है, यानी उस समय, तो पहले यदि हम भारत को देखें, उस समय नक्शा कुछ ऐसा बनता था, क्योंकि भारत में तो सब कुछ ही शामिल था। तो ये सब पंजाब यानी पाकिस्तान का पूरा एरिया इसमें ये शामिल था, और ये कश्मीर का पूरा एरिया ऐसे शामिल था। तो इसने पहले पंजाब पे हमला किया। किस पे? सबसे पहले 1748 में पहला हमला इसने पंजाब पर किया, लेकिन सिखों ने इस हमले को कर दिया विफल। तो विफल कर दिया तो ये लौट के दोबारा पहुंच गया, लेकिन फिर इसने हमले लगातार जारी रखे, और 1748 से 1767 यानी 67 तक, 1748 से 1767 तक इसने इंडिया पर 7 बार हमले किए। और सबसे खतरनाक जो हमला था वो था 1757 का, 1757 का। कब? जब यहाँ प्लासी की लड़ाई चल रही थी, जून में होगी। जून में 23 जून को मैंने बताया था, 23 जून को प्लासी की लड़ाई होती है 1757 को। उससे 6 महीने पहले ये दिल्ली पर बहुत बुरा कोहराम मचा के गया था। और जनवरी में, यानी तकरीबन 23 जनवरी, अब जनवरी में आपको पता है कितनी ठंड रहती है, इस ठंड की कड़कती ठंड में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, और जो लोग घर में घुसे हुए थे उनको घर में घुस घुस के मारा। कत्लेआम पूरी दिल्ली में रहा। यहाँ के औरत, बच्चे, बड़े बूढ़े, सब, किसी को नहीं बख्शा गया, सबको। और साथ ही साथ यहाँ तगड़ा, मतलब पूरे माल को यहाँ से लूट के ले गया। और दिल्ली का जो शहंशाह था उस समय, इसका नाम था आलमगीर द्वितीय, वो सिर्फ मुंह ताकता रहा। ये फिर दिल्ली से कत्लेआम करके फिर मथुरा की तरफ बढ़ा, और मथुरा में भी फिर इसने पूरा जो मथुरा को ये मुख्यतः ये कहता था कि मथुरा जो है वो हिंदुओं का पवित्र स्थान है, उसे पूरी तरीके से नाबूद कर दो। ये अपने सैनिकों को ऐसी आदेश देता था, क्योंकि अपने सैनिकों को ये बोलता था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा काफिर, बोलता था वो यहाँ के निवासियों को, ज़्यादा से ज़्यादा काफिरों को जितना आप मारोगे उतना आपको इनाम मिलेगा। और इसके आक्रमण से यमुना का पानी 7 दिन तक रेड कलर में बहा था, मतलब खून की नदियाँ बही, जो बहने का जो वो है फ्लो था, वो उस टाइम बहुत ज़्यादा रहा। सर जदुनाथ सरकार ने अपनी बुक में लिखा है। और वहाँ के जो आसपास जो यमुना के किनारे जो साधु संत अपनी झोंपड़ियाँ बना के रहते थे, उनके काट काट के सर, और देखो मैं आपको यहाँ दिखा भी सकता हूँ, कुछ सर काट काट के इस तरीके से इसने, मतलब गाय के ऊपर वो सर लगा दिए थे, गाय का सर और साधुओं के सर एक साथ, ये कुछ इस तरीके से ये वहाँ का नज़ारा था। फिर मथुरा को एक तरीके से लूटने के बाद फिर ये आगरा की तरफ बढ़ा। आगरा में भी इसने ये किया, और फिर अहमद शाह अब्दाली फिर दिल्ली की तरफ जाता है। और वहाँ का जो शासक था, जैसा मैंने बताया, कौन? आलमगीर द्वितीय,
वो सिर्फ मुंह ताकता रहा और वो डर के मारे और छुप के बैठ गया। उसने इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। फिर जब ये आया तो तख्ती पे बैठा कि हाँ भाई सुनो आलमगीर, तो मैं राजा हम बने रहने देंगे, लेकिन ध्यान रखो एक व्यक्ति है हमारा जिसका नाम है इमादुल मुल्क, उसको वजीर बनाया जाएगा। एक रोहेला सरदार था, रोहेला और बंगस यहीं के निवासी थे, तो उसी में से रोहेला सरदार था नजीब उद्दौला। नजीब उद्दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी बनाया जाएगा, मतलब सेना जो पूरी रहेगी वो नजीब उद्दौला के नियंत्रण में रहेगी, और यही प्रमुख इसका एजेंट रहेगा इसके शासन की बागडोर संभालने का। साथ ही साथ जो उत्तर जो भारत के जो क्षेत्र हैं कौन कौन से, जैसे कश्मीर है, लाहौर है, सरहिंद है, मुल्तान है, ये क्षेत्र अब मुगलों के पास नहीं रहेंगे, वो क्षेत्र हमें दे दो, यहाँ हमारा बेटा राज करेगा जिसका नाम है तिमिर शाह। क्या नाम है? तिमिर शाह। वो मात्र 11 वर्ष का लड़का इसने गद्दी पर बिठा दिया, सिर्फ इसी की बदौलत वो गद्दी पर बैठा था। अब तिमिर शाह को वहाँ का प्रशासक बना दिया इसने, और फिर खुद कहाँ चला गया? ये खुद फिर अफगानिस्तान ही लौट के चला जाता है। लेकिन मराठों की जो शक्ति थी वो इस टाइम चरम पे चल रही थी, तो वो भी इसको डेफिनेटली चुनौती देंगे, तो मराठों ने इसे चुनौती दी भी। मार्च 1758 की मैं पेशवाई का क्रम फिर से आपको बता देता हूँ कि अभी पेशवा कौन है यहाँ। अभी यहाँ पेशवा है, राजा है राजा राम, राजा राम सेकंड, ये राजा हैं। पेशवा कौन रहेंगे? बालाजी, बालाजी बाजीराव। ये हैं रघुनाथ राव। इनकी जो मेन जो शक्ति थी, सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत थी, और कई जो युद्ध हैं इन्होंने जीते थे। पुर्तगालियों को इन्होंने ही सालसेट और जैसा मैंने बताया था बसई के क्षेत्रों से मार के भगाया था, और शुरुआत से ही ये काफ़ी खतरनाक रहे थे। तो जब ये रघुनाथ राव जब पहुंचते हैं दिल्ली, तो नजीब उद्दौला को वो उठा के जो भाई मीर बख्शी का जो पद है वहाँ से हटा देते हैं, और कहते हैं कि यहाँ वो शासन करेगा जिसे मराठा चाहेंगे। तो नजीब उद्दौला को हटा के वो अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर और मीर बख्शी दिल्ली का नियुक्त कर देते। दिल्ली पे उस समय एक व्यक्ति था शाह वलीउल्लाह। क्या नाम था? शाह वलीउल्लाह। उसने फिर निमंत्रण भेज दिया अहमद शाह अब्दाली को कि तुम यहाँ काफिरों को मारो। काफिर मतलब यहाँ के जो लोग हैं, हिंदू जो लोग हैं, इन्हें मारने के लिए भारत पर फिर से आक्रमण करो। तो अब्दाली को फिर से निमंत्रण पहुंच जाता है, और मराठों ने सिखों के साथ मिलके उस समय तक जो तिमिर शाह का जो क्षेत्र था वो पूरा अपने नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन एक बात वहाँ थोड़ी गलत हो गई। वो गलत ये हो गई कि निमंत्रण जो नियंत्रण किया, नियंत्रण को लेके दोनों में मतभेद हो गए, और सिखों का फिर जो संगठन है वो टूट तो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि मराठों ने अपने दत्ताजी शिंदे, क्या नाम था? दत्ताजी शिंदे, ये मराठी सेनापति थे, तो इनको वो पूरा क्षेत्र जो तिमिर शाह के नियंत्रण में था वो इन्हें दे दिया, यहाँ तुम राज करोगे। सिखों को हालांकि ये बुरा लगा और उन्होंने फिर इनका साथ देना बंद कर दिया। फिर 1759 में जब ये बात अब्दाली को पता चली कि वो पूरा क्षेत्र तिमिर शाह का इनको दे दिया है दत्ताजी शिंदे को, तो वो हमले के लिए तैयार हो जाता है। और इसमें क्या करता है कि सबसे पहले पहले तो वो जो तिमिर शाह या तैमूर का जो क्षेत्र छीना गया था उसको वापस लाने के लिए कहता है। और इसमें एक युद्ध होता है, वो था थानेश्वर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? थानेश्वर का युद्ध। इस युद्ध में जो दत्ताजी शिंदे हैं वो भाग खड़े होते हैं, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का वो क्षेत्र बनता है ऊपर वाला, और वहाँ से उसकी सेना भी तगड़ी थी। यहाँ से नॉर्थ में सेना ले जाना थोड़ा मुश्किल भी था, और उतनी सेना भी मराठों के पास वहाँ नहीं थी, तो थानेश्वर से वो भागने लगते हैं। तकरीबन थानेश्वर से हम चलें तो दिल्ली के 10 मील उत्तर में ही जब जाते हैं बरारी घाटी पड़ती है, तो इन दोनों में फिर से युद्ध होता है। लेकिन दत्ताजी शिंदे को अहमद शाह अब्दाली मार देता है।
अहमद शाह अब्दाली जब दत्ताजी शिंदे को मारता है तो मराठों को ये बात बहुत बुरी लगती है, और इसी पर मेन इंस्टेंट जो कारण था, वो तीसरी जो लड़ाई है पानीपत की, वो दत्ताजी शिंदे की हत्या थी। अब दत्ताजी शिंदे की हत्या हो जाती तो ये बात मराठा जो पेशवा हैं उन्हें पता चलती है। फिर रघुनाथ राव, क्योंकि ये इनका भी गर्म खून है, वो और नाना फडणवीस, यानी अब ये बात जब पता चली पेशवा को, तो पेशवा कौन है इस समय? बालाजी बाजीराव। अब ये इन्होंने अपनी पूरी जो सेना है वो तैयार करके भेज दी। अब इन्होंने पहले जो वहाँ का दक्कन में जो निज़ाम था उससे बात की कि भाई ऐसे ऐसे अब्दाली ने यहाँ आक्रमण किया है और हमें तोपचियों की ज़रूरत है, और तोपची यदि सेना होगी तो उससे हमारा काम हो सकता है। तो अहमद शाह अब्दाली का एक तरीके से भय इतना ज़्यादा था कि निज़ाम ने भी कहा कि वो रुक जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो इधर भी आएगा तो वो यहाँ भी मारकाट करेगा। इसलिए उसने अपनी सेना से इब्राहिम खां गर्दी, जिसका नाम था, क्या नाम था? इब्राहिम खां गर्दी, ये तोपची मराठों को दे दिया। ये तोप चलाने वाला व्यक्ति था, तो तोप इसके ही नियंत्रण में रही। मराठों की घुड़सवारी सेना थी, साथ ही साथ तोप भी इसको मिल गए अब, और हाथी भी इनके पास थे। तो मतलब सेना में काफ़ी ताकतवर लोग दिखाई देते थे। इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे जनकोजी शिंदे, महादजी शिंदे, नाना फडणवीस, इनका आगे बहुत महत्व रहा। और इसके जो बेटे थे विश्वास राव, और इसका जो मेन जो भतीजा है सदाशिव राव भाऊ, वो भी इसी में शामिल था। अब जब ये पूरी सेना आगे आती है तो दरअसल जब आमने सामने टकराव हुआ तो इसमें अहमद शाह अब्दाली काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा मराठाओं पे, और पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिव राव को और विश्वास राव दोनों को मार दिया गया। ये यहाँ जो आपको मैं चित्र दिखा रहा था, ये जो मेनली जो चित्र है वो सदाशिव राव का ही है। ये यहाँ आपको दिख रहा है, ये सदाशिव राव है। तो इनकी हत्या कर दी गई इसी में। अब हत्या हो जाती है तो अहमद शाह अब्दाली को आसानी से ये जो युद्ध है वो उसके हाथों में आ जाता है। लेकिन मराठों के लिए अच्छा हुआ कि जो फडणवीस हैं, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया और रघुनाथ राव, ये लोग युद्ध स्थल से भाग के, मतलब अपनी जान बचा के भाग गए थे। फिर ये संदेशा वहाँ लेके पहुँचते हैं पेशवा के पास, तो पेशवा को अटैक आ जाता है और पेशवा जो बालाजी बाजीराव है वो भी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य के सूर्य को एक ढलता हुआ सूर्य बना देती है। जो उगता हुआ सूर्य था उसे ढलता हुआ सूर्य बना देती है। इसी पर स्पेक्ट्रम में एक लाइन लिखी गई है, और वो ये है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह तय नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत में शासन कौन नहीं करेगा। और ये लाइन हूबहू उठा के यूपीएससी के मेंस में पूछी गई थी। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। आप भी इस पे अपने आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिख के भेजिए, जिसका लिंक है @VIP सिविल प्रेप। आप इस पे अपने आंसर लिखिए, और उसका हिंट मैं आपको बता देता हूँ। वो हिंट ये है कि आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, इंट्रोडक्शन ऐसे देना है, उस समय की उभरती हुई शक्ति के रूप में, यानी सभी क्षेत्रीय शक्तियों में मराठा सर्वोच्च शक्ति सिद्ध हुए थे। उन्होंने मुगलों को दबाया था, राजपूतों और जाटों को मराठाओं ने दबाया, निज़ाम को मराठाओं ने दबाया। इस तरीके से पूरा नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत मराठाओं की झोली में था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने इस उभरती हुई शक्ति को रोककर अंग्रेजों की जो मुश्किलें थी वो आसान कर दी। इसलिए ही ये लाइन आई है कि लड़ाई ने यह तक तय कर दिया कि भारत पर शासन कौन करेगा। यह तय नहीं किया कि भारत पर शासन
कौन करेगा, बल्कि ये तय कर दिया कि भारत में शासन कौन नहीं करेगा, यानी कौन नहीं करेगा, मराठा तो नहीं करेंगे। और अंग्रेजों का अभी पूरा तय हुआ नहीं था, क्योंकि 1761 है, बक्सर की लड़ाई 64 में होगी, अंग्रेज तो अभी 61 में खड़े हैं, तो अभी तो उन्हें भी नहीं पता कि वो शासन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मराठा दब गए, तो इसका मतलब ये है कि मराठाओं की शक्ति अब एकदम हम कहें तो थोड़ा उनकी जो धार है वो कम हो गई। इसको हम ऐसे बना के लिख सकते हैं। और 200 वर्ड हैं आपके पास, आप आसानी से लिखिए। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, हम देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले देखा, सबसे पहले आज हमने शुरू किया था संगोला की संधि से। तो संगोला की संधि कब होती है, आप ध्यान रखेंगे कि 1750 में संगोला की संधि होती है, और इसकी ये किस किस के बीच में रहती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना, राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच रहती है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, जो पेशवाई का जो पद है वो निरंकुश मतलब वंशानुगत हो जाता है। और वंशानुगत किसके काल में होता है, वो भी राजा राम द्वितीय के काल में ही होता है। फिर उसके बाद झलकी की संधि किसके बीच होती है, वो हैदराबाद के निजाम और पेशवा के बीच होती है, 1752 में होती है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम चले नेक्स्ट, तो फिर अहमद शाह अब्दाली है। अहमद शाह अब्दाली एक तरीके से क्या है, भारत पर कितने बार आक्रमण किए वो इंपॉर्टेंट है, 7 बार किए। सबसे पहला आक्रमण पंजाब पे किया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जनवरी में दिल्ली पर आक्रमण किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा, तो आलमगीर द्वितीय उस समय मुगल सम्राट था, और व्यवस्था क्या बनाई थी कि इमादुल मुल्क को इसने अपना वजीर बना दिया था, और इसको हटा के फिर रघुनाथ राव ने अपना व्यक्ति बिठा दिया था। कौन, नजीबुद्दौला, और इसे हटा के अदीना बेग को अपना व्यक्ति बना के बिठा दिया था। फिर तैमूर का जो शासन था, तैमूर का जो क्षेत्र है वो छीन लिया था, और वो किसको दे दिया था, दत्ताजी शिंदे को दे दिया था। और दत्ताजी शिंदे को ये थानेश्वर के युद्ध के बाद मार देता है, और इसी पर पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पूरी लड़ाई में सिखों ने, अवध के किसी भी नवाब ने, अवध का तो नवाब बल्कि इसमें उनका साथ दे रहा था, अवध का इसमें ये बात और इम्पोर्टेंट है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और जो अफगान रोहिल्ला लोग जो थे, अफगान रोहिल्ला सरदार, उन्होंने तो और अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था इस युद्ध में। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, यानी मराठे अकेले इस युद्ध को लड़ रहे थे, कोई भी भारतीय इस युद्ध में मराठों के साथ नहीं था। और उसका मेन कारण क्या था कि मराठों की नीतियां लूट खसोट वाली थी, ये भी एक कमी थी उनकी, क्योंकि उन्होंने राजपूतों को, जाटों को समय समय पर कई बार उन्हें लूटा था। हाँ, हालांकि कुछ जाटों ने या कुछ राजपूतों ने उनका साथ दिया, जब जो सेना लौट रही थी, तो कुछ राजपूत और जाट जो शासक हैं उन्होंने उनका साथ भी दिया, उन्हें वहाँ तक छुड़वाया भी, उनके घर तक भी। लेकिन ओवरऑल यही था कि मनमुटाव की स्थिति थी, कोई साथ देना नहीं चाहता था। और इस तरीके से पानीपत की तीसरी लड़ाई में बुरी तरीके से मराठाओं की हार हुई, उनकी शक्ति एक तरीके से नेस्तनाबूद होने के कगार पे आ गई थी। लेकिन मराठे फिर से उठ खड़े होंगे, और आगे की घटनाक्रम कैसे बदलेगा उसे हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में। तो अब तक की क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अगली क्लास आने पे आपको सबसे पहले पता चल जाए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो मैंने अभी बताया, @VIP सिविल प्रेप, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।